कि सबसे पहले हर मुसलमान को ये बात समझ लेनी होगी कि इस देश के सनातनी हमारे बड़े भाई हैं। इस्लाम भी यही कहता है कि आपको उनसे मोहब्बत करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा मोहब्बत करना सिखाया है। जब जब उनके अपने दौर में उन्होंने अपनी 63 साल जिंदगी में हमेशा यही सिखाया कि आपको इंसान और इंसानियत के काम आना है, मोहब्बत करना है। पड़ोसी अगर यहूदी हो, काफिर हो, कोई भी हो सकता है, मुशरिक हो या आज का हिंदू हो, करते हैं। और इसमें अगर सबसे बड़ी किसी की नाकामी है तो मेरी नाकामी है या हम जैसे लोगों की नाकामी है कि हम लोग यकीनन वो दे नहीं पा रहे हैं कम्युनिटी को, सोसाइटी को, जो हमें सच में देने का हुक्म है। और ये कयामत के दिन प्रोसेस में एक बड़ा सवाल होगा। हमारे अमाल अपने हैं, लेकिन जो अभी हम कर सकते थे और जो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप मुझे आप जहां तक हम आपको जानते हैं कि ये आपके लिए एक बड़ा काम था, ये जो प्लेटफॉर्म आप इंसाफ टाइम का लेकर बैठे हैं। लेकिन आज जो इस मुल्क के हालात हैं, यकीनन इंसाफ शब्द कहने से लोग डर रहे हैं जिन्होंने एफआईआर कर रखा है। और सिर्फ यह तो सत्ता में बैठे सांसद, मंत्री, विधायक या फिर सरकारें या प्रशासन की तरफ से, मतलब शासन और प्रशासन का मुकदमा है। किसी आम आदमी का एक मुकदमा या आम आदमी से मेरा कोई झगड़ा नहीं। पर्यटक स्थल के मामले में रोहतासगढ़ किला, जो भारत के तमाम तर किलों से विशाल है, उसकी अपनी सुंदरता, उसकी अपनी विशेषताएं। उसके बाद कैमूर की पहाड़ी, माँ कटला भवानी धाम, माँ तारा चंडी, और ऐसी 1000 जगहें, मतलब एक नहीं, अगर उसको कनेक्ट किया जाए, उसका अगर सही से रिप्रेजेंटेशन हो, वहां का अगर सही से नेतृत्व किया जाए, तो रोहतास एक ऐसा जिला है जो इस वक्त पूरे बिहार का सबसे पढ़ा लिखा जिला है। धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा हम लोग एक जगह से धान पैदा करते हैं, वो सिर्फ रोहतास से। धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र कहते हैं उसको। बालू में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भारत में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का और सबसे ज्यादा बालू हमारे यहाँ है, जिसके रेवेन्यू से बिहार में 7.8% जो रेवेन्यू है बिहार का, वो रोहतास के बालू से है। धान में हम इम्पोर्टेंट है, शिक्षा में हम इम्पोर्टेंट है। उसके बावजूद रोहतास की बदहाली ये है कि अगर पर्यटक पे सरकारें ध्यान देती या वहां के जनप्रतिनिधि और वहां के पदाधिकारी के आपसी उस समन्वय से रोहतास को जन्नत बनाया जाए। 2025 का विधानसभा चुनाव हमारे सर पर है। इस वक्त बहुत सारे नौजवान हजरात भी इस चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी ये कोशिश है कि नौजवानों को लुभाने के लिए नौजवान एक्टिविस्टों को, नौजवान लीडर्स को मौका दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे यूथ लीडर मौजूद है, यूथ एक्टिविस्ट मौजूद है, जो पिछले 2 दशक से दिल्ली से लेकर बिहार तक एक्टिविज्म का मजबूत चेहरा रहे हैं। जो लोग भी दिल्ली और बिहार के अंदर एक्टिविज्म का हिस्सा है, वो इस चेहरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अभी जबकि नौजवान तबका या नौजवान एक्टिविस्ट पॉलिटिकली एक्टिव हो रहा है, पॉलिटिक्स में कामयाबी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वैसे वक्त में इन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ कामयाबी भी हासिल किया है। और ये समझा जा सकता है कि इस उम्र के जितने भी बिहार में भी पॉलिटिकली एक्टिविस्ट नौजवान हैं, जो किसी बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, किसी बड़ी फैमिली से नहीं आते हैं, किसी लालू प्रसाद यादव के बेटा नहीं है, लेकिन आम नौजवान के तौर पर उभरे और काम कर रहे हैं, उनमें से अगर कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कामयाब हुआ है तो शायद ये पहला नाम या चंद नामों में से एक नाम होगा। हमारे साथ तो आप न्याजी मौजूद है, सासाराम से है। मैं इनसे इनकी पूरी एक्टिविज्म की तारीख पर, इनके पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। किस तरह इन्होंने कामयाबी हासिल किया, अवाम में जगह बनाई है, और क्या आप 2025 को लेकर इनकी भी कुछ तैयारी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप न्याय साहब, आपका इस्तकबाल है इंसाफ टाइम्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि चूंकि बहुत लंबा आपका एक्टिविज्म का जो है वो जीवन रहा है, बहुत लंबा वक्त आपने गुजारा है, किस तरह से इंटरेस्ट पैदा हुआ और आप दिल्ली के अंदर किस तरह से एक्टिविज्म करते रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज आपने वहाँ की, इस पर थोड़ा विस्तार से बात रखें। देखिए, बिहार राज्य के रोहतास जिला का एक बहुत छोटा सा गांव अकबरपुर, जो एक अकबरपुर पंचायत हुआ करता था उन दिनों, और उस पंचायत का शायद सबसे छोटे परिवार में से एक परिवार हमारा। और हम लोग मतलब मेरे वालिद साहब के ये हालात थे कि वो या तो पढ़ा ही सकते थे या तो खिला ही सकते थे। अब तय ये करना था कि किस तरीके से घर चले, और बहुत मुशक्कत के साथ, चूंकि हमारे बाकी भाई बहनों को उन्होंने पढ़ाया और कोशिश की। और जब हमारा नंबर आया तो उस वक्त भी उनकी कुर्बानियाँ रहीं, और 10th क्लास तक हमने बिहार बोर्ड से ही वहीं गांव के स्कूलों में पढ़ के, पहले मदरसा में शुरुआती तालीम मदरसे से हुई, मदरसा न्याजिया निज़ामिया अकबरपुर रोहतास, एक तारीखी मदरसा रहा है। हमारे कई एक उस्ताद और कई ऐसे बड़ा नाम इस वक्त है जो देश और दुनिया में अपनी कामयाबी का डंका पीट रहा है, उस मदरसे से निकले लोग। उसके बाद मैट्रिक करने के बाद मेरे पास 2 ही ऑप्शन था कि कमाने के लिए, घर के हालात को संवारने के लिए निकला जाए, या तो फिर कुछ किया जाए। उसी ताल्लुक से
आधा पढ़ने के लालच में कि पढ़ भी लेंगे और कुछ कर भी लेंगे, दिल्ली जाना हुआ। और दिल्ली में जब शुरू के दिनों में गए तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल था, रहना खाना। और उन दिनों और दुश्वारियां हुआ करती थी। हम लोग चूंकि बिहार से गए थे तो एक अलग परसेप्शन हुआ करता था कि बिहारी है, बोलने में चलने में यहाँ की लोकल भाषा या लोग उन लोगों के साथ एक अजीब सा सौतेला व्यवहार था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उस बीच मेरा इरादा था नहीं कि कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से या कहीं से पढ़ा जाए। हम शुक्रिया अदा करते हैं आज भी उस शख्स का, अब्दुल कादिर नाम है, जिनकी वजह से मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में सोचने का भी मौका मिला। चूँकि यहाँ से इंटर ऑफ साइंस में 12th करने के बाद बिहार बोर्ड से, सॉरी मैट्रिक के नहीं 12th के बाद मेरा जाना हुआ था। और साइंस में चूँकि इंटर ऑफ साइंस से थे तो मुझे लगा, कंफ्यूज थे उन दिनों, हमको लग रहा था कि कहीं काम कर लेते हैं किसी कॉल सेंटर वगैरह में, हालात ठीक नहीं है। तो उन्होंने ये एक बात कही थी कि मेरे भाई ठीक है काम ही करना, लेकिन कहीं एडमिशन ले लो, पढ़ लो। तो हमने कहा कि जब एडमिशन ही लेना है तो किसी ऐसे ही छोटे छोटे कई कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ देख रहे थे, तो बोले कि फॉर्म जब वहाँ का डाल ही रहे हो तो एक काम करते हैं कि जामिया का भी डाल देते हैं। तो उन दिनों फॉर्म के लिए डीडी करना था, तो हमने कहा कि कौन जाएगा, बैंक वैंक है हमारे जान पहचान पे नहीं है, एक लंबा प्रोसीजर हुआ करता था। चूँकि पहले बैंक से डीडी बनवा के, और शायद मेरे ख्याल से 450 रुपये उस वक्त फॉर्म का रेट था, और जाके इसको जमा करना था ऑफलाइन। तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि अच्छा, बोले कि डिटेल दे दो। हमसे डिटेल ली और उसी वक्त उन्होंने मेरी मेल आईडी क्रिएट की। तो तब हमको पता भी नहीं था कि जीमेल किसको कहते हैं। मेल आईडी बहुत खूबसूरती के साथ क्रिएट करने का, और जहाँ जहाँ का हमने कहा था वहाँ के फॉर्म के साथ उन्होंने चुपके से एक जामिया का फॉर्म भी भर दिया था। बीबीएस एक कोर्स था, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। और उसके बाद डीडी वीडी भी खुद बनवाए और डाल दिए। जब एडमिट कार्ड आया एग्जाम का तो हमने तो भरा ही नहीं था फॉर्म वो। तो हमने उनसे पूछा तो बोले कि हम भर दिए थे, अब जब एडमिट कार्ड आ ही गया है तो जाके एग्जाम दे लो। बोले कि हमसे निकल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ सब अंग्रेजी मीडियम है और हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और उन दिनों जामिया के दीवार से भी डर लगता था, कैंपस देख के कि ये दुनिया अलग है, हम लोग अलग हैं। लेकिन अल्लाह का करम रहा और कुछ लोगों का साथ रहा, जिसकी वजह से हमने एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस निकल गया। एंट्रेंस जब निकल गया तो 8,800 रुपये फीस थी एडमिशन की पूरे साल भर तक। अब 8800 रुपये भी नहीं थे कि उसको भरा जाए। उसके बाद फिर मैंने घर पे जब बताया तो घर पे सब खुश हुआ, संघर्ष तो चल ही रहा था। बहरहाल एडमिशन लिया जैसे तैसे, और उसके बाद फिर वहाँ हमने पढ़ाई शुरू की। तो कॉलेज के बाद सदर बाज़ार, चूँकि घर पे हम बोझ नहीं बनना चाहते थे, तो सदर बाज़ार चले जाया करते थे दिल्ली का। और वहाँ से कभी मौसम के हिसाब से, कभी वो दस्तरखान जो प्लास्टिक वाला होता है, टेबल क्लॉथ, वो, कभी गमला, कभी बच्चों की लाइट। और डीटीसी की बस में 894 नंबर की बस चलती थी, तो वहाँ से कम पैसे का या 4 साढ़े 4 रुपये 5 रुपये का एक सामान पड़ता था, जिसको हम लोग 20 रुपये का बेचते थे। होलसेल में खरीदते थे, 200-500 रुपये का सामान खरीदते थे, और उसको मतलब दूसरे दिन कॉलेज जाने से पहले 1000 रुपये कमा लिया करते थे। तो एक तो हलाल रिस्क भी था, ये भी एक तरीका अच्छा था, और दूसरा तिजारत भी हुआ और बिजनेस पढ़ ही रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा ज़िंदगी में मेरे अचीवमेंट रहा कि उसके बाद से ये हाल था कि उन 5 सालों में, मतलब जिन जिन दिनों में मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस में हमने मास्टर किया। जबकि मेरे पास ऑप्शन था कि हम बिजनेस में ही मास्टर कर सकते थे, मगर तब दिलचस्पी हो गई थी पूरी तरह से राजनीति की तरफ। और उसमें होने में निर्भया कांड उस वक्त हुआ, और दिल्ली में एक्टिविज्म की एक लहर, और हम लोग साथ रहे। उसके बाद फिर अन्ना आंदोलन, और इन्हीं सब चीज़ों में धीरे धीरे सीखते चले गए। फिर जामिया में आए तो छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ। लेकिन ये सब कमाई उमाई वाली बात इसलिए भी बताना था कि आमतौर से कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि लोगों के पास एक बड़ा एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे पास पैसा नहीं था, ऑप्शन नहीं था। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है, और अल्लाह ने अगर आपकी तकदीर में जो चीज़ लिखी है वो आपको मिल के रहेगा। कोशिश जारी रखनी है। और जिस अल्लाह और उसके रसूल को हम लोग मानने वाले हैं, जिस किताब पे हमारा ईमान है, कुरान पे, उसमें जब कुरान नाजिल हुआ तो लफ्ज़ इक़रा है, जो मेरा रब ऑर्डर फॉर्म में कह रहा है पढ़। तो अगर इसको आप बेसिक तौर पे समझें तो पढ़ने में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और अल्लामा इकबाल ने की फ़िक्र है, और बड़े दर्द के साथ कहा था कि हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ हो। तो आज भी जिस बदहाली के शिकार हम या हमारी कम्युनिटी है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम तालीम से दूर हैं। और तालीम से दूर होना ही हमको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है उन चीज़ों से जहाँ आज हमें नहीं होना चाहिए था।
बहरहाल ये भी टॉपिक एक लंबा है। तो उन दिनों संघर्ष ये चला। तालीम की जो अहमियत की बात है, कम्युनिटी तो तालीम की अहमियत को समझती है, जी, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपको एक गाइड मिले जिन्होंने आपको गाइड किया, हर तरीके से एग्जैक्टली। सपोर्ट किया, शायद कम्युनिटी को गाइडेंस की भी कमी है। कमी। क्या आप एग्री करते हैं? एकदम अग्री करते हैं। और इसमें अगर सबसे बड़ी किसी की नाकामी है तो मेरी नाकामी है, या हम जैसे लोगों की नाकामी है कि हम लोग यकीनन वो दे नहीं पा रहे हैं कम्युनिटी को, सोसाइटी को, जो हमें सच में देने का हुक्म है। और ये कयामत के दिन प्रोसेस में एक बड़ा सवाल होगा। हमारे अमाल अपने हैं, लेकिन जो अभी हम कर सकते थे और जो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप मुझे आप जहां तक हम आपको जानते हैं कि ये आपके लिए एक बड़ा काम था, ये जो प्लेटफॉर्म आप इंसाफ टाइम का लेकर बैठे हैं। लेकिन आज जो इस मुल्क के हालात हैं, यकीनन इंसाफ शब्द कहने से लोग डर रहे हैं। और ये वो लोग नहीं डर रहे हैं जिन लोगों को इंसाफ चाहिए, ये वो लोग डर रहे हैं जो इंसाफ दे सकते थे या फिर इंसाफ देने में प्रभावित कर सकते थे। जैसे वो देश के बड़े सियासी पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट हो सकते हैं, सत्ता के पार्ट हो सकते हैं, विपक्ष के पार्ट हो सकते हैं, बड़ा एक्टिविस्ट हैं, बड़ा नाम है, लेकिन वो डर रहे हैं। डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं वो खुद गलत है। तो आप जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम जैसे लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, और काम करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि कुछ ना कुछ तो बदलेगा। एक बड़ी उम्मीद के साथ छोटी शुरुआत है और बदलाव आएगा। और जहां तक रहा सवाल गाइडेंस का, तो आदमी को सबसे पहला यकीन जो है ना अपने रब पे करना होगा। देने की जात सिर्फ उसकी है। आप उसको किसी भी नाम से पुकार सकते। ये आपके चैनल पे ये जो इस वक्त देख रहे होंगे लोग, वो किसी जात, किसी धर्म, किसी मकतब फिक्र के हो सकते हैं, लेकिन देने वाली जो एक जात है ना, वो अल्लाह की है, वो ईश्वर की है, वो भगवान की, आप जिसको जो आप कह सकें, जात एक ही है। पैदा हम सबको एक ही ने किया है। दूसरा कंफ्यूजन मुसलमानों में जो सबसे बड़ा है कि जैसे हम अभी इस देश में ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद। बहुत तरीका है, अलग अलग एहतजाज का तरीका है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। हक तो ये है कि बगैर मोहम्मद के मोहब्बत के कुछ तस्वुर ही नहीं किया जा सकता है, और यही हक है एक मोमिन का। मगर दूसरी तरफ इस बात को भी समझना होगा मुसलमानों को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बनाया है, रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं। तो जो कॉपीराइट हमने जमा रखा है ना, जो बैठे हैं कॉपीराइट जमा के, और हम सिर्फ कह के सबूत दे रहे हैं, सबूत हमको किरदार से देना होगा। और जहां एक बार किरदार से सबूत देना शुरू करेंगे, तो उसके बाद चीजें बदलेंगी। और अभी इस पर मैं आना ही चाह रहा था जो आप बात रखना चाह रहे, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगा, आपने भी कहा कि मास्टर्स में आते आते आपके अंदर राजनीतिक रुचि पैदा हो गई थी हाँ, जामिया में। तो किस तरह से ये रुचि पैदा हुई, और दिल्ली में या जामिया में और जामिया के बाद भी लगातार आप किस एक्टिविज्म में एक्टिव रहे हैं, उस बारे में थोड़ा। देखिए, जो सबसे पहला इंसिडेंस था राजनीति में सक्रिय होने का, कि हम लोग उस वक्त फर्स्ट ईयर में थे, तब एक अजीब सा कम्बल के फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो अजीब सा कम्युनिकेशन था कि बिहार के छात्रों को अछूता समझा जाता था, जो आज भी है स्थिति कहीं ना कहीं, हर जगह है। हर जगह है। तो वहां पे हम लोग शिकार थे इस बात के। तो एक हम लोग का, कम लोगों का ग्रुप था, अपने साथ महदूद रहते थे अपनी जगहों पर। उन दिनों हमारे एक संघर्ष के साथी, हमारा साथी मीरान हैदर भी था, जो अभी नहीं है। और मीरान हम लोगों से ज्यादा एक्टिव था, हमारा साथी हमसे ज्यादा एक्टिव था। हम हुआ ये कि मेट्रो का प्रोजेक्ट आया था दिल्ली में। शीला दीक्षित की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थी, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। और मेट्रो के प्रोजेक्ट में जामिया कैंपस को क्षतिग्रस्त करने के, नुकसान पहुंचाने के हिसाब से वो मैपिंग की गई थी। कैंपस के बीचों बीच मेट्रो को पार करना निश्चित रूप से डेवलपमेंट है, और उस डेवलपमेंट का बेनिफिट वहाँ की मेजोरिटी पे पड़ता है। डेवलपमेंट होना भी चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से, जिस संघी मानसिकता के साथ एक ऐसे इदारे को, जहाँ से एक तालीम की गंगा बह रही हो, जहाँ से लोग मजबूत हो रहे हो, न कि सिर्फ मुसलमान बल्कि इस देश का हिंदू, मुसलमान और सभी छात्रों की कोई जात नहीं होती है, उस पर एक बड़ा हमला था। या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक मुस्लिम इदारे को समझ के जामिया को उस पर हमला था। अब वो सरकार का, वो जो भी मंशा रही हो सरकार के पदाधिकारियों की, तो उसको लेके जामिया के एस्टैब्लिश्ड छात्र संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो एहतजाज कर रहे थे। तब हम लोग नए हुआ करते थे और हमें एक्टिविज्म के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था कि ये जिंदाबाद मुर्दाबाद को हम लोग फील लेते थे, उस भीड़ का पार्ट बन के देख रहे थे। उस दौरान एक दिल्ली पुलिस का पदाधिकारी, एक लड़की जो हमारी छात्रा, हमारी साथी थी, उसके कंधे पे हाथ रखता है और बड़ी बदतमीजी से उसको धक्का देता है। उस बात को मुझे ये नहीं समझ में आई कि ये पार्ट है उनको रोकने का, और पुलिस की अपनी ड्यूटी है, और हमने गलती से उनके वर्दी पर हाथ रख दिया, मतलब जज्बात में आके। वो हाथ तो हालांकि हमने गलती से रखा था, मतलब वो जज्बात था या फिर उस चीज को हम नहीं समझ पाए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत मारा था। मारने के बाद हमको न कि सिर्फ डिटेन किया बल्कि गिरफ्तार किया। दूसरे दिन हम टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पर आए और बहुत जगह चर्चा हुई, और फिर लोग पहचानने लगे
तो ये जो पहचान मिली ना, वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ किया जा सकता है। हालांकि वो इंसिडेंस था, वो कोई एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन लोगों को लगा कि बहुत जज्बाती छात्र है। और उसके बाद फिर एंट्री हुई, और फिर धीरे 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 जंतर मंतर और जगह पर, और उसके बाद फिर देश में लगातार सरकार बदली 2014 में, और उसके बाद घटना जो घटती चली गई, तो फिर ये समझ में आया कि हमारे जिंदा रहने का कोई फायदा ना है कि जो जालिम को जालिम न कह सके आदमी और हक ना बोल सके। फिर ना आपके तालीम का कोई फायदा है, ना ही आपके जज्बात का कोई फायदा है। लगातार हम लोग बढ़ते चले गए, और उसके बाद फिर मुल्क के हालात ऐसे हुए कि हर वक्त कुछ ना कुछ क्रिएट होता रह गया कि उसमें आदमी इन्वॉल्व होता रहा। और उसके बाद जब राजनीति को हमने करीब से देखा, तो एक बात और समझ में आई कि इस भारत की राजनीति में दो तरह के दल जो हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरफेयर करते हुए कर ये रहे हैं कि एक ग्रुप जो है वो कहता है कि आपको मुसलमान से नफरत करना है, और मुसलमान से नफरत करने वाली विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ा के प्रवोक करके मुस्लिम से नफरत पैदा कर रहा है इस मुल्क में। चूंकि मुसलमान पाकिस्तान बहुत शॉर्टकट है ये सब सत्ता में जाने का, कब्रिस्तान शमशान। दूसरा ग्रुप क्या करता है कि नफरत वो भी बराबर आपसे कर रहा है, बहुत माजरत के साथ, लेकिन उसके बोलने का तरीका दूसरा है कि तुम लड़ो। जब आपके हुकूक का मुतालबा होगा तो वो फ्रंट पे नहीं आएगा, आपको कहेगा कि वहां पे आपको फ्रंट पे रहना है, मतलब वोट हमको फ्रंट पर आके दो और लाठी तुम फ्रंट पे जाके खाओ। बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ सुनना, बहुत चीज बातें कही जा सकती है, बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन एक बात तो ये है, आज इस कम्युनिटी को सियासी रहनुमाई की जरूरत है, सियासी समझ सूझबूझ की जरूरत है। और वो इसलिए भी है कि सबसे पहले हर मुसलमान को ये बात समझ लेनी होगी कि इस देश में, इस देश के सनातनी हमारे बड़े भाई हैं। इस्लाम भी यही कहता है कि आपको उनसे मोहब्बत करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा मोहब्बत करना सिखाया है। जब जब उनके अपने दौर में उन्होंने अपनी 63 साल जिंदगी में हमेशा यही सिखाया कि आपको इंसान और इंसानियत के काम आना है, मोहब्बत करना है। पड़ोसी अगर यहूदी हो, काफिर हो, कोई भी हो सकता है, मुशरिक हो या आज का हिंदू हो। एक और कंफ्यूजन है इस देश में कि लोग कहते हैं कि काफिर हमारे लिए शब्द इस्तेमाल होता है, बिल्कुल भी नहीं। चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त इस टर्म्स को यूज किया, उस वक्त वो काफिर तो वहां कोई था ही नहीं, तो भारत में वहां तो कोई था ही नहीं, तो वो एक अलग शब्द है कुफ्र का। लेकिन जो हमारे सनातनी भाई हैं, जो हमारे वतनी भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और 2-4-5% को अगर छोड़ दिया जाए तो इस मुल्क की एकता, अखंडता, गंगा जमनी तहजीब इसी बात पर टिकी है कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं और हम उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। समझना ये होगा कि दोनों के बीच नफरत डाल कौन रहा है और इसकी सियासी रोटी कौन सेक रहा है। आखिर हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों दूर है, हम धीरे धीरे क्यों समाज से कटे चले जा रहे हैं, धीरे धीरे क्यों हम सोसाइटी से बाहर जा रहे हैं, इस पे गौर करना होगा। और कम से कम हम नौजवानों से अपील करते हैं कि मेरे भाई, नफरत छोड़िए, नफरत की राजनीति को छोड़िए और मोहब्बत की तरफ करीब आइए। मोहब्बत ही एक ऐसा शॉर्टकट है कि जिससे आप सत्ता में भी आ सकते हैं, आप एक दूसरे के काम भी आ सकते हैं, और इंसान और इंसानियत के मुहाफिज बन सकते हैं। आपने अभी जो कहा कि हिंदू कम्युनिटी जो है हमारे बड़े भाई हैं, इस्लाम का मोहब्बत का तमाम सारी चीज़ें देखा था इसके अभी मौजूदा वक्त में एक आम बातचीत में मुसलमानों के बीच सुनने को मिलता है कि मुसलमान को हिंदू वोट नहीं करते, मुसलमानों के साथ हिंदू खड़े नहीं होते, मुस्लिम एमएलए अगर है तो वो जीत सकता है सिर्फ मुस्लिम बहुल एरिया से ही, मुस्लिम कैंडिडेट वहीं से मुस्लिम विधायक निकल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी जगहों पे देखा गया। खुद आपने जो अभी सासाराम में जब आप आए वापस अपने घर लौटे दिल्ली के, और वहाँ जो आपने नगर पंचायत में चुनाव जीता है, आपकी वालदा वहाँ पे चेयरमैन है, तो कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी का भी बड़ा सपोर्ट आपके साथ रहा। इसके बावजूद कि आप एक रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ रहते हैं, तो ये प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन हो पाया ऐसे वक्त में? अच्छा, हम आपके चैनल पे बड़े खुले मन से पूछ रहे हैं, हम हिंदू नहीं? बिल्कुल हम हिंदू नहीं हैं। बिल्कुल। हम जहाँ से चुनाव जीते हैं वो हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, नगर पंचायत रोहतास। वहाँ का 68% जो वहाँ की आबादी है वो हिंदू भाई बहनों की है, 32% मुस्लिम है। कैंडिडेट टोटल 15 थे, 5 मुसलमान थे, मतलब 28% वोट में 5 टोटल मुसलमान थे, और 4 जो थे वो मुझसे कई मामलों में बड़े थे। इनफैक्ट हर मामले में बड़े थे, वो सब हमारे बड़े थे, उनसे हमने सीखा है। कहीं ना कहीं उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था समाज का, मुझसे ज्यादा एफर्ट्स दिया था लोगों को। बावजूद इसके 4 मुसलमान और 10 हिंदू को छोड़ के वहां की जनता ने एक तरफा वोट किया। हिंदू भाइयों ने जिस जगह पर जो नफरत का माहौल क्रिएट किया गया था सदियों से, जिस जगह पर जहां 16 वोट हिंदू का लेना मुमकिन नहीं था एक मुसलमान को, या मुसलमान का 16 वोट लेना मुमकिन नहीं था हिंदू को, वहां पे 1600 हमारे हिंदू भाई बहनों ने बढ़ चढ़ के वोट किया। और न सिर्फ वोट किया बल्कि तन मन और धन तीनों चीज से। कई ऐसी हिंदू बहनें थी जिन्होंने हमारे लिए व्रत रखा था कि हमारा भाई जीत जाए। कई ऐसे हिंदू माएँ थी जो हर वक्त अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखती थी। उन्होंने पैसा दिया आशीर्वाद स्वरूप दुआ के तरीके से,
तो ये कोई खेल नहीं था, या ये कोई किताबी बातें या फिल्मी कोई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है और मेरे ही साथ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि सिर्फ मुसलमान के एरिया से ही मुसलमान जीत सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मुसलमान जीत रहा है और हिंदुओं के बदौलत जीत रहा है। और इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई खेल ही नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है, ये मस्जिद के इमामत का चुनाव नहीं है, पंडित के मंदिर के पुजारी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सेवा का है। तो खिदमत करने के लिए जात की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, फिर एक परसेप्शन है, गलत दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स है। बाद जैसे हमने देखा पिछले चुनाव में कि एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट आगे चुनाव लड़ते हैं जाले से दरभंगा में। जी। भाजपा जिन्ना के नाम से प्रोपेगेंडा सेट करती है और यकीनन जो है वहाँ हिंदुओं को पता नहीं है ये मसला क्या था नहीं था, वो नहीं जानते हैं, चुनाचा वो एक तरफा जो है भाजपा की तरफ चले जाते हैं। वही हाल राय विधानसभा में हुआ कि प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान में शादी किया, उसका एजेंट है, ये है वो है, आम हिंदुओं को पता नहीं है, नफरत में वो चले गए भाजपा की तरफ। ऐसे वक्त में आपने आखिर क्या एक्टिविटीज किए, किस तरह से दिल जीता है, किस तरह स्पेस बनाया है कि ये मुमकिन हो पाया कि हिंदू मुस्लिम सभी के बीच आप पॉपुलर हो गए वहां पर और चुनाव जीता है? देखिए, आप जब ईमानदारी से किसी के काम आते हैं ना, आज आज का रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज किसी हमारे विधानसभा के अंतर्गत एक मुखिया हैं कोई, जिनको मैं अभी से पहले नहीं जानता था। आज हमारे एक रिश्तेदार का फोन आया कि मैं फला गाँव हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा कैमरे पर, कि मैं फला पंचायत के मुखिया जी के साथ बैठा हूँ और बहुत तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। तो हम बोला कि फला पंचायत मतलब वो मेरे विधानसभा में आने वाला पंचायत है, वहाँ के मुखिया हैं। तो हमने कहा कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, हम समझे नहीं। तो हमने उनको कहा कि क्या नाम है उनका, तो वो नाम बताए तो कोई हिंदू नाम था। तो हमने कहा कि अदबन कहा कि उनको आप मेरा प्रणाम कहिएगा। तो बोले लो ना, बात कर लो। मैं उनको नाना कह के संबोधित कर रहा था जिनसे मेरी बात हो रही थी, सासाराम के थे। तो जब उनसे बात हुई तो मुखिया जी ने उधर से हेलो कहा, तो हमने फिर अदबन प्रणाम किया, चूंकि जाहिर है बड़े होने वाला प्रणाम गार्जियन। तो कहते हैं प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है बेटा, तो बात होती है। तो हम कंफ्यूज थे कि चूंकि हम पहचान नहीं रहे थे, तो हम बोले कि आप जैसा हम धरती पे इंसान नहीं देखे। तो हम लोग ऐसा तो कुछ है नहीं, हम कर भी नहीं पाए। तो बोले कि एक बार की बात है कि रात के 2 बजे हम लोग बारात से लौट रहे थे, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। और उस एक्सीडेंट में आप कहीं से आपको फोन गया, कहीं से फोन आया और आप आए और गाड़ी भी बनवाए, जिसका एक्सीडेंट में जो घायल हुआ उसका इलाज कराया। आप रात भर हम लोगों के साथ खड़े रहे और उसके बाद गाड़ी भी पहुंचवाया आपने। और उसके बाद दोबारा कभी क्रेडिट लेने या किसी को आप बोला नहीं। उस दिन का दिन है और आज आप इत्तेफाक से आपकी बात चल गई। हम लोग तो बहुत खुश थे इस बात से कि आप विधानसभा चुनाव हमारे यहाँ से लड़ने आ रहे हैं। आपके आने से पहले हमने पंचायत में पूरी तैयारी करके रखी है। हमने पूछा ये इंसिडेंस कब का है, तो बोले आज से 4 साल पहले का, गालिबन 2021 के दिसंबर की रात थी। तो जब आप किसी के लिए दिल से करते ना, तब उस वक्त तो मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि हमको कल को चुनाव लड़ना है, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कौन जगह होगा, ये मुखिया बन जाएंगे बाद में, उसके बाद क्या हुआ होगा। अल्लाह पाक ये चीज कराता है आपको साफ नीयत के साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंसान और इंसानियत के काम आना है। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि जो भूखा है वो कौन है, वो सिर्फ इंसान है और आपको मदद करनी है। गोया कि वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई, देखिए हम सिर्फ इंसान पैदा हुए हैं, ना हमें कोई बड़ा है ना हमें कोई छोटा है। तकवे की बुनियाद पे कोई अफजल हो सकता है, जात की बुनियाद पर तो कोई बड़ा नहीं। हम सबकी जात एक है और वह है इंसानियत। अगर कोई को लगता है कि हम बहुत बड़े खानदान में पैदा हो गए हैं, बहुत बड़े जात में पैदा हुए, तो गुमान में जी रहा है। उसको जमीन पर आना चाहिए, उसको असल इस्लाम समझना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए। उसको ऋग्वेद का ज्ञान नहीं है, उसको वेदों का ज्ञान नहीं है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण का ज्ञान नहीं है कि सबरी का झूठा बेर खा के क्या संदेश देना है। जो लोग आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर नफरत फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, जिस राम के नाम पे कत्लेआम मचाया जाता है ना, वो राम मोहब्बत का संदेश है। लेकिन राम को पढ़ना पड़ेगा, राम को सत्ता के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा। मुंह पर राम राम, बगल में छुरी, तो ये सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत पार्टियों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग का जो लोग शॉर्टकट चाहते हैं ना सत्ता में, जो आपके काम नहीं आएंगे, वो कहीं ना कहीं से नफरत लेकर आएंगे। चाहे वो जाति के नाम, वो जाति के नाम पे लाएंगे, धर्म के नाम पे लाएंगे, क्षेत्र के नाम पे लाएंगे। मैटर ये नहीं करता है कि आप किस क्षेत्र के हैं, मैटर ये भी नहीं करता है कि आप किस जात या किस धर्म के, मैटर ये करता है कि आप काम आ रहे हैं कि नहीं लोगों के। तो तुराब साहब, बिहार में एक जनसेवा में बड़ा नाम है पप्पू यादव जी का। एक तरफ जो है ये माना जाता है कि किसी एमपी को अगर कोई अप्रोच कर सकता है आम आदमी अपने काम के लिए, तो पप्पू यादव का नाम आता है। लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा FIRs होते हैं, बहुत ज़्यादा मुकदमे होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। उन्हीं के बहुत करीबी है तुराब न्याजी, उनके युवा शक्ति दल के प्रेसिडेंट भी हैं। उनका भी यही हाल है सासाराम में कि एक तरफ हर किसी की सेवा करते नजर आते हैं, दूसरी तरफ FIR भी उतना ही लेते रहते हैं। क्या मामला, क्या क्या FIR लेकर बैठे हुए हैं?
देखिए, जब आप हालात का रुख मोड़ते हैं ना, तो ऐसे लोग जो अब तक सिस्टम पे काबिज थे या जो अपने तरीके से सिस्टम चलाना चाहते हैं, उनको तकलीफ होती है। और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आपने इतने सारे एफआईआर किए कि अब मैं एफआईआर से सीख गया खेलना। ये उन दिनों की बात है जब बिहार में मेरे ऊपर, वैसे तो देश के कई अलग अलग राज्यों में मुकदमा है और सारा मुकदमा वसीम रिजवी का भी आपके एक्टिविज्म का ऊपर है। है। हाँ, उस मनहूस का भी है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने एफआईआर कर रखा है। और सिर्फ यह तो सत्ता में बैठे सांसद, मंत्री, विधायक या फिर सरकारें या प्रशासन की तरफ से, मतलब शासन और प्रशासन का मुकदमा है। किसी आम आदमी का एक मुकदमा या आम आदमी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। सब मेरे अपने हैं, चाहे वो कोई हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। मैं सबको इंसानियत के रिश्ते से अपना जानता हूँ और अपना है मेरा वो। सबसे मेरा खून का रिश्ता है। बहरहाल, मैं एफआईआर के ताल्लुक से कह रहा था कि पहला एफआईआर जो मुझ पे हुआ था वो 107 एक प्रोसीजर था बिहार में, जब आईपीसी हुआ करती थी। तो उसमें किसी भी पर्व के पहले ये लोग या पर्व के बाद 107 का मुकदमा करते थे। उस वक्त मेरा पहला नगर पंचायत रोहतास में पर्व प्रोसेशन था। उसमें हम लोगों ने, हमारे एक भाई ने मुहर्रम का लाइसेंस लिया और वो हम लोग मुहर्रम बहुत शांति से कराया। और वो 20-25 साल में ऐसा हुआ कि एक अच्छा संदेश गया शांति का। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि वहाँ के हिंदू नौजवानों ने हमारी मदद की थी। वहाँ के बजरंग दल के अध्यक्ष, वहाँ के हिंदू पूजा समिति के अध्यक्ष, नगर पूजा समिति के अध्यक्ष, ये जो भी लोग, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर शांति से समापन कराने में उनका एक बड़ा योगदान था, जो सच है। मैं कैमरे को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ऐसे लोगों के बाद जब मुहर्रम शांति से समापन हो गया, तो फिर थाना अध्यक्ष के द्वारा उन सब पर 107 का नोटिस चढ़ाया गया, उन हिंदुओं पर जिन हिंदुओं ने मोहब्बत के साथ इसका समापन कराया। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक कम्युनिटी बढ़ चढ़ के आपके पर्व में, आपके प्रोसेशन में मोहब्बत के साथ समापन कराती है, और उसके बाद जब उन पर मुकदमा होता है तो उनको लगता है कि छलावा हुआ, और उसके बाद नफरत बढ़ती है। तो ऐसे तमाम तर हिंदू मुस्लिम नौजवानों को या ऐसे लोगों को जिनका नाम आया था, मैं लेके थाना अध्यक्ष महोदय से बात करने गया था कि ये गलत तरीका है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और तत्काल ऐसे लोगों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और नाम काटा जाए। जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। तो ये बात थाना अध्यक्ष को नागवार गुजरी और वो अपना पद का दुरुपयोग करते हुए तेवर दिखाने लगे कि हम थाना अध्यक्ष हैं और हम सुप्रीमो हैं, हम सबसे बड़े हैं। तो इस बात को आपको समझ लेना होगा हर हाल में। आप प्यार से समझिए या फिर जिस तरीके से समझिए कि ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। बापू का संविधान, अगर बाबू के हिंदुस्तान में बाबा के संविधान पे हमला होगा तो प्रॉब्लम तो होगी मुझ जैसे लोगों को, और अगर हम लोगों को प्रॉब्लम हुई तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जो कलम की ताकत है ना, बहुत बुरी मार है। पुलिस की गोली में, लाठी में, अपराधियों की गोली में, डंडे में इतनी ताकत नहीं है जो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई इस देश के पिछड़े वंचित लोगों के कलम की ताकत है। बस कलम की ताकत को समझना होगा, और हमने वही कलम की ताकत को समझा। उन्होंने 14 अलग अलग धाराओं में मुझ पर मुकदमा किया। कुछ दिन के लिए मुझे अपना गाँव छोड़ना पड़ा, अपने लोगों को छोड़ना पड़ा, और वही मजबूत कड़ी थी हिंदू मुस्लिम एकता की। जब लोगों को यह एहसास हुआ कि कोई मुस्लिम लड़का खुल के हिंदू भाइयों पर जब जुल्म हुआ तो वो खड़ा है। और वो एक पार्ट जरूर हो सकता है, लेकिन जब भी मैं आपके चैनल पे ये वादा करता हूँ कि आज तो अल्लाह के करम से, आप जैसे लोगों के सहयोग से और वहाँ की जनता की मोहब्बत की वजह से हम लोगों को एक पद मिला और मुख्य पार्षद, माननीय मुख्य पार्षद का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। लेकिन सच बात यह है कि जिंदगी में अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अगर जीवन में कभी कुछ नहीं भी मिला तो मेरे लहू का एक एक कतरा इंसान और इंसानियत के काम आएगा, वहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता के काम आएगा। और इसमें शायद आप पटना में बैठ के ये बात नहीं जान पा रहे हो, लेकिन जब भी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करेंगे मेरे बारे में, मुझे नहीं पता है कि जब विधानसभा का ईवीएम बंद होगा और जिस दिन काउंटिंग हो रहा होगा मेरे हिस्से किस बूथ पर कितना वोट आएगा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हर एक बूथ के हर एक ईवीएम से दुआएं भरपूर निकलेंगे, और बस उसी दुआओं का तलबगार। ईवीएम बूथ की बात कर रहे हैं, तैयारी कुछ है विधानसभा को लेकर? क्या प्लान, क्या प्लान है, क्या तैयारी है? हमने तो सासाराम विधानसभा में सलाम सासाराम प्रणाम सासाराम की शुरुआत कर दी है। अच्छा। और सलामती के साथ हम प्रणाम कर रहे हैं, और हम सबकी एकता, अखंडता, मोहब्बत चाहते हैं। और इस बार नफरत करने वालों की दाल नहीं गलने दें किसी भी कीमत तो पर। किस तरफ से लड़ रहे हैं? दो तरह के लाइंसेज है, महागठबंधन, एनडीए है, देखिए, अलग अलग पार्टीज है, alliances आपके स्वराज तरीके है, को- आजाद समाज पार्टी वगैरह। अलायंसेज आपके कद को तय नहीं करेगा कि भाजपा से हम आए तभी हमको वोट मिले, राजद से हम आए तभी हमको वोट मिले। हम जनता के हैं, हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर सूरत में आप चुनाव लड़ रहे हैं? हर सूरत में चुनाव लड़ना है। ये पार्टियों को तय करना है कि कौन पार्टी कैसे लड़ेगी। स्वाभाविक है कि मेरे पास तो करोड़ों रुपया है नहीं कि हम किसी दल को दे के हम टिकट लें। अगर आपको लगता है कि मुझ में काबिलियत है और हम आपको एक सीट जीत के दे सकते हैं तो आप बेशक हमको टिकट दीजिए। हम अपनी जनता से, अपने लोगों से राय करेंगे। अगर लोगों का मशवरा आया तो हम आपके सिंबल से लड़ेंगे, नहीं आया तो निर्दलीय लड़ेंगे, या जहां से जिसके पक्ष में आएगा मशवरा।
देखिए, जो बिहार की बात करेगा, जो बदलाव की बात करेगा, जो बिहार के युवाओं के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों की, हिंदुओं की, इस देश की, इस राज्य की बदहाली की, या फिर जो भी सिस्टम है, या इन पदाधिकारियों के गुंडा राज के खिलाफ बात करेगा, काम करेगा, हम उनके साथ निस्वार्थ भाव से। लेकिन पप्पू यादव तो उनके आप बहुत करीबी रहे हैं। अब मैं जितना जानता हूँ कि बिहार में चंद लोग उनके बहुत करीबी, उनमें से आप एक रहे हैं हमेशा। ये उनका बड़प्पन है। बिल्कुल। और उनके ऑर्गेनाइजेशन के आप बिहार के जिम्मेदार भी हैं, युवा शक्ति दल के, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है शायद। बेशक। तो पप्पू यादव तो कांग्रेस में जा चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कर दिया है, जो जन अधिकार पार्टी थी। और अभी तो देखा जा रहा है कि बिहार की अहम मीटिंगों में उनको शामिल किया जा रहा है। अभी पिछले दिन हमने देखा कि जिस ताकत आश्रम में एंट्री नहीं थी, वहां पप्पू यादव नजर आ रहे थे, मजबूती से नजर आ रहे थे। तो क्या कांग्रेस पार्टी से कुछ बातचीत इस तरह की आपकी हो रही है? क्या महागठबंधन की तरफ जाने का की कोई उम्मीद है आपके? क्योंकि किसी भी संगठन की खुशनसीबी होगी, मेरा नाम लिए मैं कह रहा हूँ, कि जिनके साथ पप्पू यादव होंगे। क्योंकि पप्पू यादव वो नाम है, इतिहास का वो नाम, जो जिंदगी भर रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। वो इस वक्त 6 बार सांसद और 1 बार विधायक है, जिसमें से 3 बार निर्दलीय सांसद है भारत के, और 1 बार निर्दलीय विधायक। भारत के इतिहास में आज तक कोई सांसद नहीं हुआ है जो 4 बार निर्दलीय जीता हो, भारत के इतिहास में। ये एक बड़ी बात है, आजादी के 78 साल बाद भी। दूसरी बात कि पप्पू यादव ने उस वक्त चुनाव जीत के दिखाया, अपना और अपनी वाइफ का, श्रीमती रंजिता रंजन जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वक्त मोदी के नाम की लहर थी और हर तरफ सुपड़ा साफ हो रहा था, 2014 में। उस वक्त 2014 में पप्पू यादव ने जीत के अपना कद दिखाया। उसके बाद 2024 में जिस तरीके से चुनाव हुआ, और उस चुनाव में पप्पू यादव का निर्दलीय पूर्णिया से उभर के आना, ये दुनिया ने देखा है कि संघर्ष की जीत कैसे होती है, मोहब्बत की जीत कैसे होती है, एकता की जीत कैसे होती है। पप्पू यादव ने न कभी नफरत की राजनीति की, न कास्ट की, न कंफ्लिक्ट की, न जात, न क्षेत्र। निस्वार्थ भाव से, बिना नाम पूछे, बिना जगह पूछे लोगों के काम आते रहे, लोगों की मदद करते रहे। और अभी भी जीतने के बाद जो दिल्ली में सेवा आश्रम चल रहा है, आप जब भी वहां पर जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि कोई जात और धर्म नहीं पूछा जाता है। आप आए हैं, आप काम कराइए और जाइए। बहुत सारे लोगों का फोन पे पैरवी, या कहीं से भी, न कि पूरे बिहार बल्कि पूरे भारत से लोग उनको अप्रोच करते हैं और उनको मदद मिलती है। यही है पप्पू यादव का नाम, और यही है पप्पू यादव के काम करने का तरीका। इसीलिए आज शायद उनके साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, और मैं उनको बिहार में बहुत बड़े विकल्प के तौर पर देख रहा हूँ। और निश्चित रूप से वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो शायद बिहार के इतिहास के एक सुनहरा पल होगा। और पप्पू यादव के लोग, ये भी मैं बता दूं कि अगर व्यक्तिगत की बात की जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, या नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी से, या फिर और बिहार के प्रभावशाली लोग हैं, उन लोगों से ज्यादा, चाहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, मैं बड़े नेताओं का नाम ले रहा हूँ, या फिर कांग्रेस के जो भी बड़े नेता हों बिहार में, ऐसे तमाम तर लोगों की लोकप्रियता आज सत्ता पक्ष या विपक्ष में रहते भी नहीं है, जो इंडिविजुअली पप्पू यादव के नाम की पर्सनल लोकप्रियता है। और बिहार के किसी भी गांव में उनके लोग हैं जो दिल से उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी एक आवाज पे खड़े रहते हैं। भले ही संख्या बल में पप्पू यादव के लोग कम होंगे, लेकिन कमदार हैं मगर दमदार हैं। हम लोग तो रोहतास में बहुत सक्रिय रूप से 3 4 ही 5 लोग थे, आदरणीय लाल सिंह भैया की अध्यक्षता में, मेरा छोटा भाई विशाल कुशवाहा और राहुल यादव, और 2 4 5 ही लोग, विनोद सिंह यादव, ऐसे ही लोगों ने मिलकर पूरे जिला को हिला कर रखा और औकात बता कर रखी कि पदाधिकारी अपने औकात में रहे। चाहे वहां का जीता हुआ सांसद, विधायक, कभी भी कोई औकात से बाहर मत जाना, 4 5 लोग ही काफी है। और हर जिला में ऑलमोस्ट यही हाल है। जब जब हमारे नेता का आह्वान हुआ तो केवल बस और साइकिल नहीं, ट्रेन रुकी। नेता आदेश कर दें तो फ्लाइट हम लोग रोक दें। ये ताकत रखते हैं, ये ताकत बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिली है। और जब आप ईमानदारी से काम करते हैं ना, तो आपका कोई कुछ नहीं फाड़ सकता। ज्यादा से ज्यादा वो आपको जेल में बंद कर सकते हैं, फर्जी मुकदमा कर सकते हैं, आपका इनकाउंटर कर सकते हैं। तो ये बात मुझे बड़ी प्रभावित करती है कि टीपू सुल्तान ने कहा था कि 100 साल की गिदड़ की जिंदगी से अच्छा है कि शेर की 1 दिन की जिंदगी हो। और जब आप ईमान पे रहते हैं, ईमान पे मरते हैं, तो ये आपकी ताकत है और लोगों के काम आई। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंसान और इंसानियत के काम आई, यही आपका हक है। यही खिदमत है। आखिर में चाहूंगा कि थोड़ा सा आप विधानसभा जब लौटो और बात हमारी खत्म हो, विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कौन सी पार्टी होगी, क्या होगा, वो बात की चीजें हैं बेसिकली। आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या विजन है सासाराम के लिए? कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए प्राथमिकता होगी, जिस पर आप काम करना चाहेंगे? आप जीतते हैं तो एक एमएलए की शक्ल में, अगर आप नहीं जीतते हैं तो भी आप उसको मुताबिक रहेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं? देखिए, सच बात तो ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि बड़ी पार्टी पूछ नहीं रही है। जो फैक्ट है सो यही है, एकदम नहीं पूछ रही है। बहुत कोशिश के बाद भी बड़ी पार्टी, मतलब जो इंडिया ब्लॉक,
उसमें कोशिश के बाद भी हम लगभग नाकाम हैं। ये मुझे सूचना मिली कि आपको बड़ी लीडरशिप मीटिंग हुई है हाँ। कांग्रेस में, आरजेडी में, सब सब जगह चल रही है, हक है, दिल्ली लेकिन तक आपको बुलाया गया। अल्टीमेट मार खा रहे हैं हम पैसों से, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और ये सब जान भी रहे हैं और सबको हम बता भी रहे हैं, डार्क में रख के कोई नहीं। तो जो भी हमको चुनाव, या तो हम निर्दलीय लड़ेंगे तो आपके पैसे से लड़ेंगे, आपसे चंदा लेके लड़ेंगे, और अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है, बहुत सारी पार्टियां टच में भी हैं, तो उनको मेरे ऊपर खर्च करना होगा। मेरे पास खर्च करने को कुछ नहीं है। जैसे हम चेयरमैन का चुनाव जीते थे दूसरे के पैसे से, लोगों के पैसे से, तो उसका बदला ये भी है कि आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे एक बात कह रहे हैं कि चुनाव जीतने से लेकर आज तक, या राजनीतिक करियर शुरू होने से लेकर आज तक, इन 15 सालों में अलग अलग जगह, अलग अलग काम में, अलग अलग संगठन, अलग अलग पद पे हम रहने के बावजूद, पूरे भारत में अगर कोई एक भी आदमी 1 रुपया का भी ये सबूत दे दे कि जिससे हमने 1 रुपया भी लिया हो, तो हम आजीवन राजनीति छोड़ देंगे। क्योंकि ना हमने आज तक कभी पैसा लिया है, ना कभी पैसा देंगे। यही मेरा तरीका है काम करने का। अब चुनाव हम अपने लिए हमको नहीं जीतना। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे सेवक हैं और हम आपके काम आ सकते हैं, तो चुनाव आप हमको लड़ाइए और हमको जिताइए। और अगर केवल मुस्लिम बूथ पे वोट आया, केवल मुसलमानों ने अपना नेता माना, तो ऐसी राजनीति से हम दूर रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जिम्मेदारी है यहाँ के बड़े भाइयों की, हमारे हिंदू भाइयों की, कि वो बढ़ चढ़ के मुसलमानों के कंधा पे हाथ रखें और कहे कि इस मुल्क के तुम बाइज्जत शहरी हो, तुम्हारे पास तब ऑप्शन था जब तुम नहीं गए, आपके पास विकल्प था और हम आपके साथ खड़े हैं। और 2-4-5% नफरत करने वाले दोनों कम्युनिटी में, एक तरफा कहीं कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही और धर्म नफरत कर रहा है। हमारे यहाँ भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ बहकावा है, कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स हैं जो समाज में दिन रात नफरत चाहते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या कई ऐसे देवी देवताओं पे अपशब्द कहते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, जिनको नहीं मालूम है कि इस्लाम क्या है। वो उर्दू नाम वाले ऐसे लोग जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, दरअसल वो उनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों समुदाय, दोनों कम्युनिटी या सभी जात, सभी धर्म में ऐसे लोग हैं जो खलफसार चाहते हैं। ऐसे 2-4-5% को छोड़ दिया जाए तो इस देश का 95% व्यक्ति सेकुलर है, दिल से एक दूसरे की मदद करता है, और हम सबके लिए प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, हम सबके काम आना चाहते हैं। विजन क्या है आपका सासाराम को लेकर? ससराम में किन मुद्दों को आप सबसे पहले तो जो नफरत का बाजार बना रखा है, ये बना रखा है कि ये दंगाई जिला है या दंगा हमेशा होता रहता है, इस परसेप्शन को खत्म कर देंगे। तो वहाँ के हिंदू बूथ पे वोट दिखा के, और ये होगा क्योंकि वो लोग देंगे, मोहब्बत करते हैं उससे, अच्छे लोगों को वो भी खोज रहे हैं, वो भी तलाश रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जीतने के बाद वहाँ आजीवन एकता कायम करना है। सबसे पहला, कोई नली गली डेवलपमेंट की हम बात नहीं करेंगे। जब तक हम लोगों को एक नहीं कर लेंगे दिल से, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, तब तक हम दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। और वैसे सासाराम में करने को बहुत कुछ है। सासाराम वो ऐतिहासिक शहर है जिसको शेरशाह सूरी के नाम से पहचाना जाता है, और शेरशाह सूरी वो नाम, वो रोल मॉडल हिंदुस्तान में जिसने मुगलों की छक्के छोड़ा दिए हो भारत के इतिहास में, वही शेरशाह सूरी जिसने खत का नमूना जब पेश किया तो पूरी दुनिया में डाक सिस्टम कायम हुआ, भारत में डाक सिस्टम कायम हुआ। जब शेरशाह सूरी ने बनाया तो फिर हाईवे का निजाम कायम हुआ। वही शेरशाह सूरी जिसने सिक्का की जनक कही गई, और उस सिक्का पे भी गणेश जी का जिक्र करके उस वक्त शेरशाह सूरी ने एकता का संदेश दिया था। तो यही सब टेक्निकली बात है, इशारा है जो आपको समझना होगा। और उसके बाद शेरशाह सूरी का अपना प्रभाव, शेरशाह सूरी के का जिला, शहर, उदासीन रवैया ये देख लीजिए सरकारों का कि आज उस शेरशाह सूरी के मकबरे पे जाने का रास्ता तक नहीं है। टूरिज्म में, जिस टूरिज्म में हम डेवलप कर सकते थे, हमारे यहाँ आस्था का महाकेंद्र 64 शिव मंदिर, पर्यटन में अगर देखा जाए पर्यटन के दृष्टिकोण से, तो पर्यटक स्थल के मामले में रोहतासगढ़ किला, जो भारत के तमाम तर किलों से विशाल है, उसकी अपनी सुंदरता, उसकी अपनी विशेषताएं। उसके बाद कैमूर की पहाड़ी, माँ कटला भवानी धाम, माँ तारा चंडी, और ऐसी 1000 जगहें, मतलब एक नहीं, अगर उसको कनेक्ट किया जाए, उसका अगर सही से रिप्रेजेंटेशन हो, वहां का अगर सही से नेतृत्व किया जाए, तो रोहतास एक ऐसा जिला है जो इस वक्त पूरे बिहार का सबसे पढ़ा लिखा जिला है। धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा हम लोग एक जगह से धान पैदा करते हैं, वो सिर्फ रोहतास से। धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र कहते हैं उसको। बालू में हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भारत में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का और सबसे ज्यादा बालू हमारे यहाँ है, जिसके रेवेन्यू से बिहार में 7.8% जो रेवेन्यू है बिहार का, वो रोहतास के बालू से है। धान में हम इम्पोर्टेंट है, शिक्षा में हम इम्पोर्टेंट है। उसके बावजूद रोहतास की बदहाली ये है कि अगर पर्यटन पे सरकारें ध्यान देती, या वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ के पदाधिकारी के आपसी उस समन्वय से रोहतास को जन्नत बनाया जा सकता था बिहार का। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वहां बोलने, मुंह में जुबान नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं है। पब्लिक कुशवाहा हरा दिए हैं तो बनिया जिता दीजिए, बनिया हटा दिए हैं तो मुसलमान जिता दीजिए, मुसलमान हरा दिए हैं तो यादव जाते। देखिए, जब तक जात में रहिएगा, और बिहार की राजनीति जात के इर्द गिर्द है, इस वक्त जात के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा, और इसको ये बताना होगा कि बिहार इन्हीं वजह से पीछे है। बिहार आगे जा सकता है, बहुत कुछ आगे जा सकता है।
आज तो मैं पढ़ रहा था बैंकिंग सिस्टम का जो सीडी रेशियो है वो बिहार में 49.5 है, जब आप उसको गूगल करेंगे आप, और वही गुजरात में वो 98.7 है। रेशियो देख लीजिए कहाँ है। मतलब हमारा पैसा, उसका इस्तेमाल दूसरे राज्य के लोग कर रहे हैं और हमारे ही राज्य में हमारा पैसे का इस्तेमाल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बिहार में रोजगार कहाँ से होगा, बिहार में लोगों को कहाँ से मिलेगा, हमारे ही पैसे से अगर ईमानदारी से हमारी चीजें हम पर खर्च करने लगे, सरकारें उन चीजों को डेवलप करना शुरू कर दे। देखिए बिहार को आप भौगोलिक दृष्टिकोण से, बिहार क्या है, बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से और आधा हिस्सा सुखाड़ से परेशान है, जिसमें इस बिहार का 22% रेवेन्यू जो है हर साल बर्बाद हो रहा है। आप हर साल सीमांचल के इलाके में बाढ़ पर खर्च करते हैं, कोसी सीमांचल में, और उसमें से जो 14% है, और 8% आप सुखाड़ पे खर्च करते हैं मगध शाहबाद में। अगर कोई ऐसी, और ये समस्याएं 70 साल पुरानी या सालों साल पुरानी है, अगर सरकार इस पे अपना विजन देते हुए, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर बाढ़ के एरिया को सुखाड़ के एरिया से कनेक्ट कर दिया जाए, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो आसान है, जिसका दुनिया भर में कई ऐसे रोल मॉडल है, उसके ऊपर बिजली, पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगी बिजली हमारे यहाँ, तो अगर उन्हीं इस तरीके से अगर कोई सिस्टम बनाया जाए, जैसे मेरे सुझाव के हिसाब से, मैं तो कोई टेक्निकल हूं नहीं, इसमें साइंटिस्ट भी नहीं हूं और मैं इस फील्ड में मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन जब मुझ जैसा छोटा आदमी, लाइल्म आदमी, जब लाइल्म इंसान जब ये बात कह रहा है कि आप वहां की बाढ़ को शाहबाद के सुखाड़ तक कनेक्ट करने की परियोजना बनाएं, इस पर डिस्कस करें, और उसके ऊपर एक सोलर प्लांट वहां से लेके यहाँ तक हो, जो वाटर एनर्जी से और सन एनर्जी से जब वहां से बिजली पैदा करें, तो बिहार की बिजली भी सस्ती होगी और आजीवन ये समस्या खत्म हो जाएगी। न सीमांचल में किसी का घर बहेगा, न बिहार के शाहबाद क्षेत्र में कोई फसल मरेगी, न कोई इंसान प्यासा मरेगा। जो सरकार का लाखों करोड़ों का हर साल का प्रोजेक्ट है, बिहार के डेवलपमेंट का 22% का रेवेन्यू जो हर साल बर्बाद हो रहा है, नेताओं की ईमानदारी से ये हल हो सकता है। लेकिन ये हल न होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि नेताओं का आपसी तालमेल है, जिससे उसमें है कि हमारा ब्याह में तू नटवा, तोरा ब्याह में हम नटवा। एक ही परिवार के लोग, बिहार के एक नेता है प्रशांत किशोर, उनकी कई बातें प्रभावित करती है। एक बात उनकी जो सबसे अच्छी लगी मुझे, जो सेम बात पप्पू यादव भी कहा करते थे, सेम बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, कि अगर बिहार के बारे में आप बात करें तो बिहार में अब तक आजादी से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद परिवार के लोग ही काबिज हैं। ताकि इस पर सवाल तो होना चाहिए ना, आखिर बाकी लोगों को, बिहार के 13 करोड़ लोगों को और कब मौका मिलेगा, यहाँ के युवाओं को कब मौका मिलेगा, यहाँ की महिलाओं को कब मौका मिलेगा? आप ही का बेटा मुख्यमंत्री क्यों होगा, आप ही का बेटा विधायक क्यों, आप ही का बेटा सांसद क्यों? और इन सब से सामाजिक न्याय को आप जिंदा नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अति पिछड़ा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अति पिछड़ा को सम्मान देना है तो अति पिछड़ा को टिकट दीजिए, अति पिछड़ा को संगठन में लाइए, अति पिछड़ा को मंच पे लाइए। अति पिछड़ा केवल दरी नहीं बिछाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो वो सही कहते हैं, सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि अब्दुल सिर्फ कुर्सी लगाने के लिए नहीं है। अब अब्दुल को अपनी सियासी हिस्सेदारी समझ में आ रही है, अति पिछड़ा को अपनी सियासी हिस्सेदारी समझ में आ रही है। आप टिकट दें न दें, इसीलिए तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव अति पिछड़ों के सम्मेलन कर रहे हैं, यात्रा भी कांग्रेस की चल रही है, अति पिछड़ा यात्रा चल रही है। निश्चित। देखिए, राहुल गांधी के नियत पर शक नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मैं कहीं रहूं, मैं कांग्रेस में रहूं, मैं कांग्रेसी हूं भी नहीं, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, राहुल गांधी के नियत पर शक नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की नियत पे आपको शक करना होगा। चीजें हैं, डिस्कस है, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी ऐसी समझ है जिस पर बात होनी चाहिए, बात होगी। लेकिन हम बदलाव चाहते हैं। अल्टीमेट सरकार किसी की रहे, प्रधानमंत्री कोई रहे, मुख्यमंत्री कोई रहे, हमारे हुकूक का मुतालबा कौन करेगा, मेरा सवाल उनसे है। हमारी दुश्वारी, हमारी बदहाली, हमारा दर्द कैसे दूर होगा? कैसे बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बिहार की महिलाओं को शिक्षा से सशक्त होंगी, किस तरीके से बिहार का डेवलपमेंट होगा, बिहार की महिलाएं रोजगार की तरफ अग्रसर होंगी, बिहार के जो भी बेरोजगार लोग हैं, बिहार के मजदूर जो पलायन कर रहे हैं, जो पलायन पर मजबूर हैं, वो कब अपने बिहार में रुकेंगे? क्यों नहीं बिहार टूरिज्म में डेवलप कर रहा है? क्यों नहीं बिहार खनन में डेवलप कर रहा है? क्यों नहीं हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है? बोर्ड बिहार का, फैक्ट्री गुजरात में, ये सब नहीं होगा। अब बिहारी एक जात बनेगा, बिहारी एक धर्म बनेगा, हमारी जात ही बिहारियत होगी, हमारा सिंबल ही बिहार होगा, और बिहार के लोग अग्रसर हैं। ये जात धर्म के चक्कर से सब बाहर आने अब सब इस नैरेटिव पे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तेजस्वी भी इस पे अब बात करने लगे हैं, जो अब तक जिन मौजूद पे आरजेडी बात करते नजर नहीं आती थी इस तरह के नैरेटिव पे। बहरहाल बहुत लंबी बातचीत हो गई। आखिर में मैं चाहूंगा कि जो आपके उम्र के नौजवान पॉलिटिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप क्या गाइडेंस या क्या मशवरा देना चाहेंगे, वो आप सामने रखें। देखिए, स्पेस बहुत है, पूरी तरीके से खाली है। हर हाल में हम अपने भाइयों को, अपने नौजवानों को यही हम गुजारिश करेंगे कि हर हाल में इंसाफ का दामन पकड़ के पूरी ईमानदारी के साथ हुब्बुल वतनी के काम आइए, इंसान और इंसानियत के काम आइए।
और जिस तरीके से हम और आप एक दूसरे के काम आते हैं, लोग उसका बदला देते हैं। आज का बदला कल, कल का बदला परसों, चलता रहता है। आप एकदम से इंस्टेंट चुनाव के 3 महीना पहले पोस्टर में, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करके तो कम से कम नेता नहीं बना जा सकता है। और नेता आप हो सकता है विधायक बन जाए, नेता नहीं बन पाएंगे। नेता बनने के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा, पूरी मजबूती के साथ अपनी आइडियोलॉजी को समझना होगा, उसको पकड़ना होगा, और रास्ते में जो कुछ भी दुश्वारी आए आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ते रहें। और सबकी कामयाबी की हम दुआ करने के साथ साथ यही कोशिश करेंगे कि जहां आपको लगता है कि आपका ये भाई आपके काम आ सकता है, आप जरूर याद कीजिए। आप किसी जात किसी धर्म से हो, आप जरूरत के वक्त जरूर याद कीजिए। आपके उत्सव में हम मिले न मिले, आपके दर्द में जरूर खड़े मिलेंगे। और हम जैसे कई लोग हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, कई पार्टियों में हैं। और मजबूत कीजिए खुद को, आपकी मजबूती में और लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। तो अगर आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका सर जब लोकतंत्र में, आपके सदन में गिने जाएंगे, तो आपकी बात मजबूती से रखी जाएगी। इस बात पे भी फोकस करना है। और किसी तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार के बदलाव के लिए सोचना होगा, बिहार की बदहाली दूर करनी होगी। इसी टॉपिक पे अब अगले 5 साल बाद हम लोग बात ना करें। मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू, जिस मौजू पे आज इंटरव्यू हुआ है, वो अब बिहार विधानसभा का चुनाव जब 2030 में हो, तो इसमें कोई सा ऐसा टॉपिक ना हो जो रिपीट हो रहा हो। बस यही सी उम्मीद के साथ हम यही चाहेंगे। और आपको बहुत ढेर सारी, आपके चैनल को आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत सीमित संसाधन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। तो जो भी लोग, समाज के लोग हैं, देखिए 2 तरीके से मदद की जा सकती है। एक तो मैं खुद बढ़ चढ़ के वो काम करूं जो करना चाहता हूं, जो आप कर रहे हैं। और अगर मेरी मसरूफियत कहीं और है, बहुत सारे लोग आपके देखने वाले किसी ऑफिस में होंगे, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में होंगे, बहुत सारे लोग देश से बाहर या तो मजदूरी कर रहे होंगे, या तो इंजीनियर होंगे, या कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं कुछ कर पा रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो उन लोगों की मदद करें जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे वो लोग, वो छात्र, वो नौजवान, वो युवा जो समाज में संघर्ष कर रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा रहा है या रुचि दिखा रहा है, उनको आप जिस तरीके से मोरली, फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, वो मदद कीजिए। उसके अलावा एक काम हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इंसाफ टाइम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मदद होनी चाहिए, उनको हर हाल में मदद करनी चाहिए, उनकी मदद पहुंचनी चाहिए। और उनके मदद से समाज का मदद होगा, समाज मजबूत होगा। और जो समाज में जिस तरीके से पिछड़ापन है, वो दूर करने में एक बड़ा मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक बड़ा हथियार साबित होता है। इंसाफ टाइम का मंच हो या ऐसा कोई भी मंच में, बिल्कुल, मीडिया एजुकेट करने का काम करती है, अवेयर करने का काम करती है। तो मीडिया हाउसेस होंगे तो वो कम्युनिटी को गाइड करें। आज के डेट उसके में लिए आप मीडिया बहुत हाउसेस बड़ी ताकत इसलिए भी है कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे चैनल है जो पूरी तरह से प्रोफेशनल लोग हैं। पूरा मंच सजा हुआ है, मंच पे लोग आ रहे हैं, चार्जेस हैं बजाता, फोन किया जाता है कि आप अपना चार्जेस दीजिए, और उसको क्या कहते हैं, पॉडकास्ट वो करते हैं। और उसमें आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति लाख रुपए लेके, 50,000 रुपया लेके आपके मंच पे बैठा होगा, बैठा लेगा अपने मंच पे, या जो दे के बैठा होगा, वो किसी ना किसी का हक तलफी करके ही आया होगा। तो हराम के पैसे से हलाल की बातें कैसे निकलेंगी? और फिर वो प्रोपेगेंडा, तो मेरे विरुद्ध आप सवाल कर भी नहीं पाएंगे अगर हम लाख रुपया देके किसी बड़े चैनल पे बैठे होंगे। तो इस सबके लिए है, और ये ट्रेंड चला हुआ है बड़े चैनल से लेके छोटे चैनल तक। तो इस तरीके से जो छोटे लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, उनको आपके साथ की जरूरत है, एकदम ईमानदारी से। और यही लोग आपकी ताकत हैं, आपके सोसाइटी के, आपकी कम्युनिटी के, यही ताकत है। यही छोटी छोटी चीजों को निकाल के ऊपर ला रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। अब जैसे मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को कोई बड़ा चैनल तो प्रमोट करेगा नहीं। और एक बात, प्रमोशन से एक बात और याद आई, मैं शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ, जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात कहते हैं, ऑलमोस्ट हमारे जिला में जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में चाहे जितने भी पत्रकार हैं, आज तक किसी पत्रकार ने मुझसे 1 रुपया का डिमांड नहीं किया, और निस्वार्थ भाव से मेरी हमेशा से मदद की। तो लोग मदद करते हैं। आप पटना से लेकर रोहतास तक लोग मदद करते हैं। अपने वो काबिलियत, क्वालिटी, मोहब्बत होनी चाहिए, वो तरीका होना चाहिए। तो ऐसा एक सीधा सा इल्जाम लगा देना कि ऐसा नहीं, अच्छे लोग भी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि न कि सिर्फ इंसाफ टाइम, आपको जो लग रहा होगा कि इंसाफ की बात कर रहा है, आपके हक हुकूक की बात कर रहा है, उनका साथ जरूर दें, उनकी मदद जरूर करें। हर आदमी एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ सकता है, और यही तरीका है इस देश के लोकतंत्र को बचाने का, बिहार की बिहारियत को बचाने का। बिहार चुनाव जो है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, ये मौका है इस बात का कि हम कितने बदलाव की तरफ अग्रसर हैं। अगर फिर भी वही सरकारें रह गई, कभी पक्ष और विपक्ष, तो फिर शायद लगता है कि इस बिहार के युवाओं के साथ हकतलफी होगी, बिहार वासियों के साथ हकतलफी होगी, और इस हक के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और सबको सशक्त बनना होगा, समझना होगा इस बात का कि किस तरीके से सोसाइटी में हम बदलाव ला सकें। तो ये हमने देखा कि तुराब न्याजी साहब एक 30 साल के वो नौजवान जिन्होंने कमाते हुए पढ़ाई किया, पढ़ते हुए कमाया, एक्टिविज्म के जरिए से, समाज सेवा के जरिए से, समाज की हकीकी खिदमत करके
उन्होंने अपने इलाके में आकर के नगर पंचायत में चेयरमैनशिप का चुनाव भी उन्होंने अपने वालदा को जिताया। और आज हम देखते हैं कि उस इलाके के किसी भी सोशल मीडिया पेज को, किसी भी यूट्यूब चैनल के पेज को हम उठाते हैं और वहां जब देखा जाता है कि सवाल हो कि किस नेता को आप पसंद करते हैं, कौन होना चाहिए प्रत्याशी, तो ज्यादातर मुस्लिम, हिंदू सभी कमेंट तो आप न्याजी के नाम का करते हैं। जब वो सोशल मीडिया पे लाइव आकर लोगों से चुनाव लड़ने को लेकर मशवरा करते हैं तो वो हजारों की तादाद में शेयर होता है और हजारों कमेंट्स आते हैं और हिंदू मुस्लिम सभी कमेंट होते हैं कि यकीनन आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ये कामयाबी कैसे इन्होंने हासिल किया, किस तरह से इन्होंने सेवा किया। और ऐसे जमाने में जब नफरत, जात पात और धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, प्रोपेगेंडा के जरिए से लोगों को बहका दिया जाता है, लोगों को गुमराह कर दिया जाता है, वैसे में इन्होंने किस तरीके से सामाजिक एकता की बुनियाद डाली और उसके जरिए से राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम मौजूआत पर इन्होंने बिहार के मुद्दों पे, सासाराम के मुद्दों पे तफसील से बात रखी है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इंसाफ टाइम का आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इस्लाम